अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली और बाद में उसकी मृत्यु हो जाए तो फैमिली पेंशन किसे मिलेगी? पहली पत्नी को, दूसरी पत्नी को, या फिर दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे को? बंबई हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला ऐसे ही एक मामले में सामने आया जिसमें कोर्ट ने फैमिली पेंशन को 50-50 बांटने का निर्देश दिया है। लेकिन यहां हेडलाइन ध्यान से समझिए, 50% पहली पत्नी को और बाकी का 50% दूसरी पत्नी को नहीं, बल्कि दूसरी पत्नी से पैदा हुए एलिजिबल बच्चे को देने का आदेश है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस आधार पर कोर्ट ने यह फैसला किया फैमिली पेंशन को 50-50 में बांटने का? आइए हम उसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। आप बस अंत तक वीडियो देखते रहिए ताकि सारी चीजें आपको पूरा साफ साफ समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फैमिली पेंशन के मामले में स्पाउस और चाइल्ड की एलिजिबिलिटी एक जैसी नहीं होती और अंगवानी की कोशिश यही है कि कोर्ट जजमेंट की हेडलाइन नहीं बल्कि वह फर्क बताया जाए जो आपके और आपके परिवार के काम आए। आइए मामला समझते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पहली पत्नी जो अब सीनियर सिटीजन है, फैमिली पेंशन की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि उसे पहली पत्नी के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, लेकिन इस मामले में एक और दावेदार था। वो था दूसरी पत्नी से पैदा हुआ मृत एम्प्लॉय का बायोलॉजिकल चाइल्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहली पत्नी ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि वह बच्चा मृतक एम्प्लॉय का बायोलॉजिकल चाइल्ड है। इसके बाद सवाल उठा कि फैमिली पेंशन की इंटाइटलमेंट कैसे तय होगी। हाई कोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 2021 के प्रोविजंस को देखते हुए पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे के अधिकार को अलग अलग समझा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फैमिली पेंशन का 50% हिस्सा पहली पत्नी को दिया जाए और शेष 50% दूसरी पत्नी से जन्मे एलिजिबल चाइल्ड को। यानी यहां एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन सामने आता है। अगर दूसरी शादी की लीगल वैलिडिटी पर सवाल है तो दूसरी पत्नी की फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है, लेकिन उससे पैदा हुए बच्चे की एलिजिबिलिटी को केवल इस आधार पर ऑटोमेटिकली खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इस जजमेंट को दो पत्नियों में पेंशन आधी आधी कहकर कहना गलत होगा। यह फैसला पहली पत्नी और दूसरी शादी से जन्मे बच्चे के बीच फैमिली पेंशन के डिवीजन का है। तो साथियों, अगर अंगवानी की ऐसी पेंशन और सर्विस रूल्स बेस्ड जर्नलिज्म आपके काम आती है तो एनुअल मेंबरशिप लेकर इसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए है, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। साथियों, खबर सभी व्यूअर्स के लिए है। मेंबरशिप खबर पाने के लिए शर्त नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म के लिए आपका ये वॉलंटरी सपोर्ट होगा। तो आइए अब कोर्ट के डायरेक्शंस को भी समझते हैं। आखिर कोर्ट ने क्या कहा है साफ तौर पर। हाई कोर्ट ने कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फैमिली पेंशन के पेपर्स प्रोसेस करके 4 सप्ताह के भीतर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स के पेंशन सेक्शन को भेजने का निर्देश दिया है। एक और प्रैक्टिकल इशू कोर्ट के सामने आया साथियों। अगर बच्चे को पहले फैमिली पेंशन में उसके 50% हिस्से से ज्यादा पेमेंट हो चुका है तो क्या वो एक्सेस अमाउंट वापस लिया जाएगा? हाईकोर्ट ने कहा उस एक्सेस पेंशन की रिफंड बच्चे से नहीं मांगी जाए। इसके बजाय कोर्ट ने एडजस्टमेंट का रास्ता दिया, क्योंकि नवंबर 2025 से पेंशन का पेमेंट नहीं हुआ था। कोर्ट ने कहा कि एक्सेस अमाउंट को पेंडिंग पेंशन से एडजस्ट करके उसके बाद बच्चे को उसकी मां के जरिए पेमेंट किया जाए। अब इस फैसले का एम्प्लॉय और पेंशनर फैमिलीज के लिए बड़ा मतलब समझिए। फैमिली पेंशन सामान्य प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की तरह नहीं चलती। कौन फैमिली पेंशन पाएगा, यह एप्लीकेबल पेंशन रूल्स और उनमें
निर्धारित एलिजिबिलिटी से तय होता है। इसलिए केवल यह कहना कि कोई व्यक्ति डिसीज एम्प्लॉयज का यानी मृत एम्प्लॉय का लीगल हेयर है यानी कानूनी अधिकारी है, हर स्थिति में फैमिली पेंशन के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। इसी तरह दूसरी शादी के मामले में भी 3 सवाल अलग अलग देखने होंगे। पहली शादी की लीगल स्टेटस क्या थी, दूसरी मैरिज की लीगल वैलिडिटी क्या थी, और उस रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की पेंशन रूल्स के तहत एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस पर्टिकुलर केस में बच्चे का बायोलॉजिकल रिलेशनशिप डिस्प्यूट नहीं था, किसी ने उस पर विवाद नहीं किया। पहली पत्नी ने भी माना कि हाँ ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो कोर्ट ने सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत उसके इंटाइटलमेंट को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी की 2 शादियां होने पर फैमिली पेंशन ऑटोमेटिकली 50-50 बट जाएगी। ऐसा कोई यूनिवर्सल फार्मूला इस खबर से नहीं निकाला जा सकता। हर केस में एप्लीकेबल पेंशन रूल्स, स्पाउस की लीगल स्टेटस, एलिजिबल चिल्ड्रन की मौजूदगी और उनकी एज तथा दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखनी होगी। और यही वजह है कि नॉमिनेशन और फैमिली पेंशन इंटाइटलमेंट को भी एक चीज समझना ठीक नहीं है। किसी का नाम रिकॉर्ड में होना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी पेंशन रूल्स के तहत एक्चुअल इंटाइटलमेंट अलग लीगल क्वेश्चन हो सकता है। तो इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे यह रहा कि दूसरी पत्नी की फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी और दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे की फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी को एक ही चीज मत समझिए। इस केस में दूसरी शादी से जन्मे बच्चे की इंडिपेंडेंट इंटाइटलमेंट को कोर्ट ने मान्यता दी और पहली पत्नी तथा उस बच्चे के बीच पेंशन को 50-50 बांटने का निर्देश दिया। तो साथियों, अगली रिलेटेड स्टोरी में अंगवानी में आपको बताएंगे कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन की प्रायोरिटी आखिर कैसे तय होती है। स्पाउस, सन, डॉटर, डिसेबल चाइल्ड, अनमैरिड, विडोड या डिवोर्स डॉटर में किसे कब और कितने समय तक पेंशन मिल सकती है। तो साथियों, उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई होगी। तो इस खबर को अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों के ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन्हें अपने हक और जो इस तरह के मामलों में जानकारी मिल पाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।